गुड आफ्टरनून क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसे आप हिंदी में भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग नंबर 4 आप मान सकते हो। तो इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर आप उनको देखें, तभी आपको ये भाग नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 समझ आएगा। अब जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि नहीं इन वीडियो से जो आपकी प्रिपरेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो रही है, तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपने अपने मोबाइल पे जाना है और वहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे ही आप इतना करोगे तो वहाँ पे आपने प्ले स्टोर पे जो सर्च बार रहती है उस पर आपने सर्च करना है नीव इंस्टीट्यूट, NEE वी फॉर विक्ट्री इंस्टीट्यूट। इतना सर्च करने के बाद आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशंस को ओपन करना है अपने फ़ोन में। फिर आप फर्स्ट पेज के ऊपर पहुंच जाओगे हमारी एप्लीकेशन में। जैसे आप फर्स्ट पेज पे पहुंचते हो तो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा वो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इतना काम आपका। उसके बाद एक लास्ट काम आपको और करना रहता है। वो काम क्या है कि आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी रहती है। 9459802085 इस पे आपको कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी रहती है। और जब आप इतना काम कर लोगे तो हमारी तरफ से आपको एप्लीकेशन से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से एक्टिवेट होंगे तो आप हमारा जो पूरा स्टडी मटेरियल है उसको अपने मोबाइल में एक्सेस कर पाओगे। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ, जो भी स्टूडेंट स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? तो आज के पार्ट नंबर 4 को हम कंटिन्यू करेंगे जी। तो देखो अभी तक जो हमने 3 लेक्चर्स पढ़े, अगर मैं उनका कंक्लूजन निकालूं, एनालिसिस करूं कि मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो वो क्या है। देखो हमने क्या काम किया यहाँ पे कि जो हमारा संविधान है, संविधान को हमने समझा, वो ही हमें भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ना पड़ता है। अब संविधान का इतिहास क्या रहा, संविधान का इतिहास क्या रहा, वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करा। हमने देखा 1600 ईस्वी से हमारे संविधान की शुरुआत देखने को मिलती है। मतलब कि हमारा जो इतिहास है संविधान का वो कहाँ से, 1600 ईस्वी से, क्योंकि एक संविधान के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारत में ट्रेड करने के लिए इंडिया आई और उसने लगभग 1947 तक अपना जो ट्रेड है वो यहाँ पे कंप्लीट करा था। क्लियर है? ये कंप्लीट या मतलब अपना जो व्यापार है या अपनी पकड़ जो है वो 1947 तक उन्होंने बनाई। इसमें हमने बहुत सारे चार्टर देखे। वो क्यों देखे? क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि हमारे संविधान से पहले यहाँ पे एक संविधान के तहत कौन काम कर रहा था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तभी हमने वो सारे लेक्चर्स यहाँ पे पढ़े हैं। क्लियर है? लास्ट में हमने एक लेक्चर पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, भारत सरकार अधिनियम 1935 या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसको हमने डिटेल में तो हिस्ट्री वाली क्लासेस में पढ़ना है। बस अभी हमें क्या देखना था कि उसमें हुआ क्या था। उसमें एक जो इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक से संबंधित, वो क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद से भारतीयों के लिए एक संविधान तैयार किया और उस संविधान में कुल कितने अनुच्छेद डाले उन्होंने, वो आपने यहाँ पे कल पढ़ा था 321, और टोटल अनुसूचियां कितनी रखी 10 और भाग कितने रखे थे 14। इतनी चीजें सबके क्लियर है ना? अब आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर आप। क्लियर है? देखो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को एक आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो भारतीय राज्य व्यवस्था जो रियलिटी में स्टार्ट होती है वो आज के टॉपिक से स्टार्ट होती है। क्लियर है? देखो हुआ क्या, बोला जाता है अगर हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है तो उसके लिए हमें वर्ल्ड वॉर 2 देखना पड़ता है। वर्ल्ड
वॉर 2 देखना पड़ता है। क्लियर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। क्लियर है, समझो इस चीज को कि क्या है ये। देखो, अगर मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूं तो हुआ यूं कि लगभग 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को जर्मनी एक देश है, सबको पता है ना, जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण किया? पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। तो बोला जाता है कि ये एक रीजन माना गया द्वितीय विश्व युद्ध का 1 सितंबर 1939 को, 1939 को जो आपके पास जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे अटैक किया गया था। कारण क्या था इसके पीछे, पूरी हिस्ट्री क्या थी, वो हिस्ट्री के लेक्चर्स में कभी मौका मिला तो पढ़ेंगे, पर अभी के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे रहेंगे, जो अपना सब्जेक्ट है अपने टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे। अब देखो, जैसे ये टाइम आता है 1939 का 1 सितंबर का, तो जर्मनी वालों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया था पोलैंड की तरफ। अब हुआ क्या, यहां पे पोलैंड की तरफ से 2 देश आगे आए, एक का नाम था ब्रिटेन और एक का नाम था फ्रांस। एक का नाम ब्रिटेन और एक का नाम था फ्रांस। 2 देश आगे आए और इन्होंने 2 दिन बाद, मतलब लगभग 3 सितंबर को युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ इन्होंने पोलैंड की तरफदारी लेते हुए 3 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा कर दी। क्लियर है ये चीजें? इस विश्व युद्ध में 61 देश सामने आए, 61 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करी। क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, ये जो 61 देश थे ना, यहां पे 2 गुटों में बंट चुके थे। यहां पे 2 गुटों में बंट चुके थे। एक का जर्मनी वाला गुट था, एक जर्मनी वाला गुट था और एक आपके पास पोलैंड वाला गुट था। देखो, जो जर्मनी वाला गुट था ना, इसको एक नाम दे दिया गया था यहां पे, वो था एक्सिस पावर। एक ग्रुप बना दिए गए, ये एक्सिस पावर बन गया और इसको बोला गया था अलाइज पावर। अलाइज पावर, टॉपिक क्लियर है? हाँ, ये कहानी चल रही थी। अब यहां पे क्या हो रहा था, ये देखो 61 कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अभी तो 2-3 हुए ना। अब देखो, जर्मनी को थोड़ा सा संभाला किसने? जापान ने इसका साथ दिया। उसके बाद एक आपने सुना होगा हंगरी ने इसका साथ दिया। मैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात कर रहा हूं जिनका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ठीक जिक्र होता है। प्लस इटली ने इसका साथ दिया। तो ये कुछ आपके पास कंट्रीज आई जिन्होंने इसका साथ दिया। प्लस अलाइज पावर में जो आपके पास देश हुए वो कौन कौन से थे? एक तो पोलैंड था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। नेक्स्ट आपके पास यूएसएसआर, जिसको आप रशिया बोलते हो आज के टाइम में। क्लियर है? सोवियत संघ रूस, है ना, ये रशिया। उसके बाद नंबर 5 पे आपके पास यहां पे था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है? ये आपके पास कुछ कंट्रीज जो अलाइज पावर को ज्वाइन कर चुकी थी और कुछ जो थी एक्सिस पावर को ज्वाइन कर चुकी थी। हर किसी में होड़ यही लगी थी कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल करनी है, विजय हासिल करनी है। अब हुआ क्या, अगर मैं 1939 के आसपास की बात करूं तो 1939 में भारत पे किसका राज चल रहा था? ब्रिटेन वालों का। क्लियर है? किसका यहां पे राज चलता था? ब्रिटेन वालों का। अब हर कोई जो पार्टी है, अलाइज पावर में जितने भी देश हैं, वो चाहते थे कि हमारे साथ और ज्यादा कंट्रीज साथ में आती चले, हमारी तरफ से और भी ज्यादा कंट्रीज लड़ती चले। तो इसी उद्देश्य से ब्रिटेन वालों ने एक क्रिप्स मिशन लाया भारतीयों के सामने। क्रिप्स मिशन लेके आए वो भारतीयों के सामने, क्रिप्स मिशन। क्लियर है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। ये क्रिप्स मिशन था क्या? क्रिप्स मिशन क्या था कि भारतीयों के लिए एक संदेश था कि आप हमारी तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ। अलाइज पावर में आप हमारी तरफ से लड़ना स्टार्ट कर दो या हमारी तरफ ले लो आप। वो किसको कह रहा था? भारतीयों को। कौन? क्रिप्स मिशन। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है या नहीं है? क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 को, और वो किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन ब्रिटेन के द्वारा, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के द्वारा ये आपके पास क्रिप्स मिशन भारत लाया गया। जैसे इतना काम हुआ तो पहले तो भारतीयों ने इस चीज का विरोध किया
भाई हम क्यों ब्रिटेन वालों का साथ दें? ब्रिटेन वालों ने तो हमें परेशान करके रखा था ना। जब आप लॉर्ड डलहौजी की नीतियों को पढ़ोगे, प्लस आप उनकी जो पॉलिसीज थी उनके बारे में पढ़ोगे हिस्ट्री में, तब तो हम कभी भी ब्रिटिश वालों का साथ देना सोच ही नहीं सकते थे। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, भारतीयों ने इसका पहले पूरा विरोध किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करेगी क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया, अगर आप अलाइज पावर की तरफ से लड़ते हो, हमारी तरफ से लड़ते हो, और हम लास्ट में जीत जाते हैं, तो इंडिया को डोमिनेंट स्टेट बना देंगे। कौन सा स्टेट बनाएंगे? इंडिया को डोमिनेंट स्टेट बना देंगे, डोमिनेंट स्टेट बना देंगे। क्लियर है चीज है? अब ये डोमिनेंट स्टेट क्या होता है, ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखो। डोमिनेंट स्टेट का मतलब आप ये रख सकते हो कि स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है खुद का शासन। पर यहां पे डोमिनेंट स्टेट ये पूरी तरह से नहीं था। डोमिनेंट स्टेट तो एक तरह से आजादी बोली जाती है ना, पर ये फुल नहीं था। इसमें भी कुछ कंडीशंस थी, पर फिर भी भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात थी कि चलो कुछ तो मिल रहा है ना। तो यहां पे जो हमारे भारतीय होते हैं, उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था उसमें अलाइज पावर को ज्वाइन करने का फैसला बना लिया। क्लियर है? इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट हो गया, इंडिया भी इसमें शामिल हो गया। क्लियर है चीजें? बात समझ आ रही है? एक अलाइज पावर था, एक एक्सिस पावर था। क्लियर है? अब डोमिनेंट स्टेट क्या था ये याद रखना। डोमिनेंट स्टेट का मतलब होता है, अगर मैं और आपको बढ़िया से समझाऊं तो आधी आजादी। क्या बोला गया? आधी आजादी। मतलब कि यहां पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, डोमिनेंट स्टेट का मतलब यही है, एक ऐसा शासन जहां के लोगों पे शासन किया जा रहा है, वहां के लोग ही यहां पे आके शासन करने में ब्रिटिश लोगों की सहायता करेंगे। क्लियर है? पहले क्या होता था, जो भारत में शासन करते थे 1947 से पहले, वो पूरे ब्रिटिश थे। उसमें कुछ ही आपके पास इंडियंस थे जिसको आप जीरो लेके चल सकते हो। पर अब इन्होंने क्या बोला था, आप हमें एक बार जिता दो। क्लियर है? जब हम इस विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो आपको एक डोमिनेंट स्टेट दे देंगे। क्लियर है? इंडिया को डोमिनेंट स्टेट बना देंगे कि कुछ जो अधिकारी, कुछ जो भारतीय नागरिक होंगे, उनको शासन करने की जो आपके पास एक पॉलिसीज है उसमें उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें होगी। भारतीयों ने इस चीज को मान लिया और ये पूरी फिर आगे जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की प्रक्रिया है वो देखने को मिली। अब जी होता क्या है, यही वो टाइम है वो वर्ल्ड वॉर वाला। याद रखना, ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था ये 6 साल तक चला। ये जो खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हुआ था। स्टार्ट कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को चला और खत्म कब हुआ? 2 सितंबर 1945। कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। और इसको संभाला किसने था? ब्रिटेन, फ्रांस ने इस चीज का साथ दिया पोलैंड का, और इसी को नकेल पे कस दिया था। अब जी देखो, यही वो टाइम था जिस टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये फैक्ट है ना। ये ऐसे है तो हिस्ट्री का टॉपिक ये वाला, पर देखना 2 अगस्त 1945 पे या 1945 को हिरोशिमा पे यूएसए द्वारा परमाणु हथियार का पहली बार यूज किया गया। हिरोशिमा जापान का शहर। क्लियर है? तो बोला जाता है यहां पे कौन सा परमाणु हथियार यूज किया गया था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिटिल वॉर्म। क्या नाम था उसका? लिटिल वॉर्म। उसके बाद 6 अगस्त था, सॉरी 2 अगस्त नहीं था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को एक और यूएसए की तरफ से एटम बम का यूज किया गया जापान के ऊपर, और उस जगह का नाम था नागासाकी। क्या नाम था? नागासाकी। क्लियर है? और इसका अब बम का नाम था फैट बॉय। तो ये सारी जो घटनाएं घटी हुई है ना, जो पहली बार परमाणु हथियार का यूज किया गया था, वो कब किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। और किसके द्वारा किया गया था? यूएसए के द्वारा। क्लियर है चीजें? यूएसए कौन था? ऑपोजिट था ना, इसके ऑपोजिट था, क्योंकि यूएसए तो अलाइज पावर में था और ये एक्सिस पावर में था। भैया लास्ट में रिजल्ट आ जाता है 2 सितंबर 1945 को जर्मनी जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है। क्लियर है? कौन सी पार्टी जीती बोलो? जब मैंने ऐसा बोला कि लास्ट में जर्मनी को झुकना पड़ता है, जो अलाइज पावर में पोलैंड के मित्र राष्ट्र बन चुके थे, उनकी वजह से जर्मनी को
झुकना पड़ता है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, एक्सिस पावर आपके पास हार जाती है और जो आपके पास अलाइज पावर थी वो यहाँ पे विजयी होती है। क्लियर है ये चीजें, इतनी चीजें सबको समझ आ रही है ना। कौन सी पार्टी जीती भैया, ब्रिटेन वाली पार्टी जीत गई है, हमें इससे मतलब था क्योंकि उसने क्या बोला भाई हम आपको डोमिनेंट स्टेट देंगे, डोमिनेंट स्टेट से ही आपकी राज व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है भैया। क्लियर है। अब देखो 2 सितंबर 1945 को ये जितने भी आपके पास रिजल्ट जो एक तरह से लास्ट में आप क्या बोल सकते हैं रिजल्ट्स थे वो सबके सामने आ चुके थे। आपकी एलाइज पावर वाला जो गुट था, जो शक्ति थी, वो यहाँ पे जीत चुकी थी। अब टाइम थोड़ा बीतता चला। अब जो क्रिप्स मिशन के साथ जो भारत के साथ कमिटमेंट हुई थी ब्रिटेन की, उसको तो ब्रिटेन वालों को पूरा करना ही था। क्लियर है। टाइम आ गया 1946 का। 1946 को ब्रिटेन की तरफ से लगभग मार्च 1946 की बात करी जाती है। मार्च 1946 को ब्रिटेन की तरफ से भारत में 3 अधिकारी भेजे जाते हैं। 3 अधिकारी भेजे जाते हैं। वो अधिकारी जो ब्रिटेन की तरफ से आते हैं, उनका क्या मोटिव था, क्या मोटो था उनका? मोटो था डोमिनेंट स्टेट बनाना, भारत को डोमिनेंट स्टेट बनाना, कि मतलब उनको आधी आज़ादी देना। क्लियर है। अब देखो हुआ यूं कि जैसे ही आपके पास यहाँ पे 1946 में 3 अधिकारी ब्रिटेन की तरफ से आते हैं, तो उस टाइम यहाँ पे जो वायसराय थे, भारत के जो वायसराय थे, वायसराय कौन, मतलब कि भारत के जो उस टाइम प्रमुख थे, हेड थे। आज के टाइम में हेड कौन होता है इंडिया का? पीएम ना। तो उस टाइम प्रधानमंत्री की जगह क्या चलता था? वायसराय। क्लियर है चीजें। तो वायसराय यहाँ पे थे, उनका नाम था लॉर्ड बेवेल। क्या नाम था? लॉर्ड बेवेल। याद रखना, लॉर्ड बेवेल ये आए और यहाँ के जो हेड थे भारत के, उनके साथ मिलके इन्होंने एक योजना तैयार करी। क्लियर है मेरी बात। इन 3 अधिकारियों ने, लॉर्ड बेवेल जो भारत के हेड थे ये अंग्रेजी अधिकारी, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार था भारत पे। तो लॉर्ड बेवेल के साथ बैठ के इन्होंने कुछ योजना तैयार करी। प्लस अब लॉर्ड बेवेल ने क्या काम किया, अपने साथ कुछ भारतीयों को इन्वॉल्व करा, जो वहाँ पे उस समय के जो चर्चित व्यक्ति थे उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करा और एक पॉलिसी बनाई इन सब ने। एक कौन थे? एक आपके पास 3 अधिकारी और लॉर्ड बेवेल और एक भारतीय लोग थे, जो चर्चित व्यक्ति थे, उनको इकट्ठा किया, एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी को यहाँ पे नाम दिया जाता है कैबिनेट मिशन। क्या योजना बनाई? जिसको बोला जाता है, एक योजना तैयार करी और उस योजना को नाम दिया जाता है कैबिनेट मिशन। तो ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बताओ जरा कब आया? 1946 में। क्लियर है। बात समझ आ रही है ना। सबने इकट्ठे मिलके एक योजना तैयार करी। मिशन को क्या बोला जाता है? योजना ही ना। क्लियर है। और इसी योजना में डिसाइड हुआ, अगर भारत को एक संपन्न देश बनना होगा तो उसको यहाँ पे एक कानून की आवश्यकता है और एक संविधान की आवश्यकता है। क्लियर है। तो ये पहले ही डिसाइड हो गया था कैबिनेट मिशन में कि भैया हमें यहाँ पे एक संविधान बनाना पड़ेगा, एक लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए एक बुक बनाने पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान। क्लियर है चीजें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनता है देखो कैबिनेट मिशन से पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भैया कैबिनेट मिशन आई कब? मार्च 1946 में आया। कब ये भारत? मार्च 1946 में। इसमें कितने सदस्य थे? 3। कितने सदस्य थे? 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे पैथिक लॉरेंस या लॉरेंस। क्लियर है। नंबर 2 पे स्टेफोर्ड क्रिप्स। नंबर 3 पे एवी अलेक्जेंडर। क्लियर है। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। क्लियर है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक क्या बना हुआ है, बोला जाता है जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष का मतलब क्या कि हेड कौन थे इसके? वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस।
क्लियर है चीजें। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के हेड थे और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। क्यों आया था? भारत को डोमिनेंट स्टेट बनाने के लिए जो कमिटमेंट हो चुकी थी उनकी 1942 में क्रिप्स मिशन के आधार पे। चीजें क्लियर हो चुकी है। और इन्होंने जब मीटिंग करी भारतीयों के साथ प्लस यहाँ के वायसराय के साथ, लॉर्ड बेबिल के साथ, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि हमें यहाँ पे एक लिखित कानून बनाना पड़ेगा, ये भारत के लिए एक कानून की पुस्तक बनाने पड़ेगी और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या चीज बनाने पड़ेगी? इन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए काम स्टार्ट कर दिया जाता है। क्लियर है चीजें? अब जी आ जाओ टॉपिक के ऊपर। इतनी चीजें सबकी क्लियर है मे भी, है ना? अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। देखो ये सारा काम कैबिनेट मिशन के द्वारा इस तरह से किया गया। कैबिनेट मिशन आया, उसके जो हेड थे वो पैथिक लॉरेंस थे। अब होता क्या है, जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन या कैबिनेट जो मिशन में जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा का निर्माण किया और उस संविधान सभा में टोटल मेंबर बनाए गए 399 जो लोग थे उनको संविधान सभा में इन्वॉल्व किया गया। क्लियर है चीजें? क्योंकि भैया संविधान बनाना है, संविधान है क्या? कोई खारा जी का खाड़ा तो नहीं है ना? तो ये क्या है, अगर मैं संविधान सभा की बात करूं, संविधान सभा लोग इकट्ठे किए गए जिन्होंने भारत के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर्स। मैं बार बार यही आपको समझाता हूं, इसमें कुछ खास नहीं है, कानून है पूरे शासन करने के लिए। एक कानून व्यवस्था जो होती है वो कहां पे होती है? संविधान में। तो उसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। टोटल मेंबर्स है 389। क्लियर है चीजें? अब जी टाइम बीतता चला गया। टाइम आ गया 9 दिसंबर 1946 का। 9 दिसंबर 1946 का। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हो जाती है। भाई संविधान सभा बन चुकी है, क्लियर है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी है। वो कब बनी? जुलाई 1946 में। किसकी रिकमेंडेशन पे बनी? कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे बनी थी। क्लियर है? और कैबिनेट मिशन में टोटल मेंबर्स कितने थे? 3। अब जी आ जाओ। तो ये जो काम चला 9 दिसंबर 1946 से मीटिंग स्टार्ट हुई। अब उसको मीटिंग तो करनी थी ना, अपना कामकाज करने के लिए मीटिंग तो करने पड़ेगी। मीटिंग करी और इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका एक हेड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक हेड होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हेड टेम्परेरी चुना गया। वो उनका नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना 9 दिसंबर 1946 को एक टेम्परेरी चेयरमैन या टेम्परेरी हेड चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको 9 दिसंबर 1946 को जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी उस टाइम क्या चुन लिया गया था? टेम्परेरी चेयरमैन। अब जी 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हो जाती है किसकी? इसको मीटिंग को क्या बोला जाता है? अधिवेशन। तो दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को होता है और इस टाइम कुछ खास होता है। वो क्या होता है कि अब जो एक आपके पास अस्थायी अध्यक्ष था ना, टेम्परेरी जो चेयरमैन चुना था ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, उसको यहां से अलविदा कहा और उसकी जगह परमानेंट चेयरमैन लेके आए। नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और यहां पे डेप्यूटी चेयरमैन, क्लियर है, उपाध्यक्ष भी लेके आए थे। उनका नाम था एससी मुखर्जी। जो उपाध्यक्ष, समझ रहे हो, ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मतलब हेड, उपाध्यक्ष का मतलब क्या? डिप्टी हेड। तो यहाँ पे एससी मुखर्जी जो थे उनको इन्होंने डिप्टी हेड बना दिया था। किस मीटिंग में?
सेकंड मीटिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन होता है हमारी संविधान सभा का, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने क्या काम किया था, परमानेंट अध्यक्ष बना दिया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का या फिर संविधान सभा का, और एस.सी. मुखर्जी को डेप्यूटी चेयरमैन नियुक्त कर लिया गया था। क्लियर है। टाइम बीतता चला गया, टाइम आ चुका था 13 दिसंबर 1946 का। 13 दिसंबर 1946 को तीसरा अधिवेशन हो जाता है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरा अधिवेशन हो जाता है, और इस टाइम एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। वो क्या होता है उसमें देखना। 13 दिसंबर 1946 को एक काम किया जाता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और लगातार पेपर में पूछा जाता है। बोला जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम कौन थे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ये कौन थे बताओ जरा। उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम चाचा के नाम से जानते हैं। तो बोला जाएगा 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला गया, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा के समक्ष। उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा के समक्ष। उद्देश्य का मतलब होता है टारगेट। क्या मतलब होता है, टारगेट। क्लियर है। देखो ये क्या टारगेट था, इनका क्या सोच थी, क्या इन्होंने मैसेज दिया यहां पे, वो देख लो जरा। देखो जब मैं कोई काम कर रहा हूं ना, आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम्स की, आप एक टारगेट लेके चलते हो कि भैया मैं 1 साल के अंदर अंदर अपना एग्जाम क्लियर कर लूंगा, या मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपना एग्जाम क्लियर कर लूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं उसके बाद ये काम करूंगा। टारगेट लेके चलते हो ना। उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे संविधान सभा को समझाया कि हमें एक उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए, कि हमारा कम से कम इतना समय लगे, कम से कम ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना समय लगे। तो वो आपके पास क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। किस चीज़ के लिए समय लगे, किस चीज़ के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे, संविधान बनाने के लिए। क्या बोला गया, संविधान बनाने के लिए बोला कम से कम एक इतना समय लगे, इतना या ज़्यादा से ज़्यादा समय इतना लगे। वो यहाँ पे मैसेज दिया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी को बोल जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार पेपरों में यहाँ से क्वेश्चंस बना है। पूछा जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेके कौन आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो कौन से अधिवेशन में आए थे, तीसरे अधिवेशन में। हुआ कब था, 13 दिसंबर 1946 को। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब जी देखो, ये प्रक्रिया चली रहती है, ये अधिवेशनों का दौर चला ही रहता है, मीटिंग्स चली ही रहती है। पर हम हर किसी मीटिंग्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, हम उन मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बुक्स में दी गई हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा तो क्या यहाँ पे कर्तव्य होता है कि जो आपकी बुक्स हैं, जैसे लूसेंट पकड़ लो या अरिहंत पकड़ लो, उनको पूरा कवर करवाना है। क्लियर है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बोला जाता है कि अब हुआ क्या कि ये जो दौर था ना, अधिवेशनों का दौर चला ही था, मीटिंग्स चल रही थी। और ये मीटिंग्स चल रही थी ना, मीटिंग्स में क्या हो रहा था कि कैसे हम संविधान को बनाएं, क्या काम करें, क्या नहीं करें, कौन से कानून को संविधान में रखें, क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर्स यहाँ पे होना चाहिए, वही सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। क्लियर है चीज़ें। अब मैंने बोला ये काम ऐसे चलता रहा, अधिवेशनों का दौर चलता रहा। टाइम आ गया था 26 नवंबर 1949 का। कौन सा टाइम आ गया था, 26 नवंबर 1949 का। कहाँ से जंप मारा हमने, 13 दिसंबर 1946 से हम जंप मार रहे हैं। सुन लो मेरी कहानी, है ना। 26 नवंबर 1949 का टाइम आ गया था। बोला जाता है 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था, तैयार हो गया है यहाँ पे। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है। इसमें आपके पास बोला जाता है जब ये बन के तैयार हुआ तो इसके ऊपर 285 पीपल्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने यहाँ पे हस्ताक्षर किए और इसको फाइनल कर दिया कि नहीं ये हमारा अब कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको आगे पता चलेंगी। क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है वो आगे पढ़ेंगे, पर पहले की प्रोसेस हम देख रहे हैं। क्लियर है, डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। पर देखो अभी इसको इम्प्लीमेंट, इसको लागू नहीं किया गया भारत पे। क्लियर है। यहाँ पे भारतीयों ने बोला कि हम इसको एक ऐतिहासिक तिथि के ऊपर स्टार्ट करेंगे, और भारतीयों के अकॉर्डिंग जो ऐतिहासिक तिथि थी वो थी वो कौन सी थी, 26 जनवरी
1930। क्लियर है? देखो 26 जनवरी 1930 से भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता था पहले से ही। क्लियर है? वो आपको समझ आएगी बातें इतिहास में कि स्वाधीनता दिवस बोला जाता है, ऐसे पेपर में पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को भारत कौन सा दिन सेलिब्रेट करता था? स्वाधीनता दिवस, उसको स्वतंत्रता ही बोला जाता है। तो भारतीय ने सोचा कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को, क्योंकि भैया इसके आने से ना भारत का ढांचा ही बदल जाना था। क्यों? पहले यहाँ पे राजतंत्र प्रणाली थी, अब कौन सी आएगी? गणतंत्र प्रणाली। कॉन्स्टिट्यूशन में हर कोई चीज डिटेल में देख के रखी थी। इस देश के नागरिकों को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या अधिकार मिलेंगे, क्या उनके फर्ज हैं, यहाँ पे जो राज करने के लिए प्रधानमंत्री आएगा उसके क्या फर्ज हैं, वो सब कुछ इसी में बताया गया था। तो इन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को 26 जनवरी से ही लागू करेंगे। तो वही रीजन है कि हमारे संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी, और 1949 था ना यहाँ पे, अब कहाँ पे? 1950 पे। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को भारत में लागू कर दिया गया। क्लियर है चीजें? इन चीजों को बढ़िया से समझना आप लोग कि क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप बस पढ़ने में विश्वास रखो और सब सही हो जाएगा। बस पेशेंस आप में होने चाहिए। आपको आपका इंटरेस्ट बनाना मेरा काम है, बस आप साथ में बने रहे। अब जी आ जाओ, ये बात होगी। अब जब हमारा संविधान बनाना तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके पास क्या निकल के आएगा? संविधान को बनने में कितना समय लगा? याद रखना 2 साल 11 महीने 18 दिन। 18 दिन। अगर अप्रॉक्सीमेट की बात करूं 3 साल लग गए थे। लगभग कितना टाइम लग गया था? 3 साल। 3 साल होने के लिए बस 12 दिन कम थे और हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। क्लियर है? तो जो भी चीजें मैंने आपको समझाई उनको आप बढ़िया तरीके से एक बार समझो। अगर कोई दिक्कत आती है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे के रखा था, उसके ऊपर कॉल करो, टेक्स्ट करो, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो कर लो आप। क्लियर है? पर बस आपको काम क्या करना है कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? और मैंने इस टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस निकाल के दिखा दिए हैं कि पेपर में आज तक क्या पूछा गया। पहली बात, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या बना था? क्या था? जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। क्लियर है ये चीज़ें? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में। उसमें कितने सदस्य थे? 3। उसका हेड कौन था? पैथिक लॉरेंस। क्लियर है? संविधान सभा का निर्माण हुआ, टोटल कितने मेंबर थे? 389। पहली मीटिंग कब हुई? उसमें जो टेम्परेरी चेयरमैन थे वो कौन थे? क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छा एक तरह से रिजल्ट्स लेके आ सकते हो। याद रखना, मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि ये जो आपके पास सब्जेक्ट है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये। स्कोरिंग क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत सही से, मतलब कि आप यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आते हो, अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो मैं गारंटी की बात बोलता हूँ, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी ना, ढंग से पढ़ाई की होगी, तो 50 में से 50 अटैम्प्ट हो जाते हैं, एक भी गलत नहीं होता है। बात समझ आ रही है? बस आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है, इस सब्जेक्ट को कमजोर नहीं छोड़ना है। क्लियर है? आज के लिए काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।